नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 28 जुलाई और आज द हिंदू में जो भी एडिटोरियल्स आए हैं तो उनके बारे में हम लोग काफ़ी पहले जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेकर के है जो अभी सरकार ने अमेंडमेंट प्रस्तावित किए हैं संसद के अंदर, और इसी तरीके से और भी जो आर्टिकल हैं वो भी हम लोग, जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर एक आर्टिकल है तो उसके बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए एक इशू जो बीच में छूट रहा है और इसको द हिंदू के एडिटोरियल्स में भी अभी हाल फिलहाल में कवर नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मणिपुर में हिंसा फैली हुई है, राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। तो हम लोग आज जो है महिलाओं से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि उनको, महिलाओं को लेकर के जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत सरकार की क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अलावा भारत सरकार ने अभी तक कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, तो सारी चीज़ों को जो है हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन जो है इसी पर बेस्ड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो भारत में जो अभी पॉलिसी चल रही है, नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये 2001 की पॉलिसी है। हालांकि 2016 में भी एक ड्राफ्ट जो है बना के रखा हुआ है गवर्नमेंट ने अभी, लेकिन उसको जो है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट या इनेक्ट नहीं कर पाए हैं। अभी 2001 की पॉलिसी ही जो है वो भारत में चल रही है। तो 2001 की पॉलिसी देखिए क्या कहती है कि जो प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वलिटी है ये भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सभी में इंक्लूडेड है। और ये केवल जो है औरत को समानता की ही बात नहीं करते, महिलाओं को समानता की केवल बात नहीं करती, बल्कि स्टेट को एम्पावर भी करती है। क्या चीज़? ये जो जेंडर इक्वलिटी के प्रिंसिपल जो इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये स्टेट को भी एम्पावर करते हैं। केवल महिलाओं को इक्वलिटी ही नहीं देते बल्कि स्टेट को भी एम्पावर करते हैं कि वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो है स्टेप उठा सके वीमेंस के फेवर में। जो महिलाएं हैं उनके पक्ष में सरकार जो है वो सकारात्मक भेदकारी नीतियां अपना सकती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो कर सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी देखिए बनी कैसे है कि जो 5वां पंचवर्षीय योजना थी हमारी 1974-78 की, उस 5वीं पंचवर्षीय योजना से हम लोगों ने शिफ्ट किया, जिसे जो है हम लोग मतलब पहचान सकते हैं महत्वपूर्ण मोड़ आया भारतीय राजनीति में कि 5वीं 5th ईयर प्लान के बाद से जो है एक महत्वपूर्ण टर्न लिया हमने, जिसमें जो वीमेन है उनको लेकर के रिलेटेड जो उनसे इश्यूज़ हैं तो उनके वेलफेयर से डेवलपमेंट की ओर जो है हम बढ़े। मीन्स महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर वेलफेयर से डेवलपमेंट की ओर जो है हम बढ़े 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। और इसी के तहत 1990 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया। इसके अलावा जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है 1993 का, उसके द्वारा जो लोकल बॉडीज़ हैं पंचायत की और म्यूनिसिपैलिटीज़ की, उनमें महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया और डिसीजन मेकिंग में उनके पार्टिसिपेशन को भी सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा भारत ने अपनी जो पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी और जो एक्ट बनाए हैं उन एक्ट्स में कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स को भी रेटिफाई करने की कोशिश की है, ताकि महिलाओं के लिए जो है इक्वल राइट्स को सुनिश्चित किया जा सके। उनमें से आप देखेंगे जो रेटिफिकेशन किए हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW इन 1993। तो 1993 का ये कन्वेंशन जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसको भारत ने अपनी पॉलिसी और एक्ट्स के अंदर रेटिफाई किया है। इसके बाद आप आगे देखिए, इसके अलावा और कौन से अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, तो मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन 1975, नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज 1985, बीजिंग डिक्लेरेशन 1995, और साथ ही में UNGA ने जो आउटकम डॉक्यूमेंट था, UNGA ने जो अडॉप्ट किया, जिसको जेंडर इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट एंड पीस फॉर द 21st सेंचुरी इस नाम से, इसको भी जो है भारत सरकार ने अपने एक्ट्स में और पॉलिसीज़ में रेटिफाई किया है। इनके नाम आप याद रखिए, कभी अचानक से पूछा जा सकता है आपसे कि मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन किससे रिलेटेड है, नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज किससे रिलेटेड है, या बीजिंग डिक्लेरेशन जो है 1995 की वो किससे संबंधित है। तो ये सब जो है महिला अधिकारों से संबंधित हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं कि
जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस 9वीं पंचवर्षीय योजना में हमने कुछ कमिटमेंट्स लिए थे। उन कमिटमेंट्स को भी हमने, जो कि एम्पावरिंग टू वुमेन से जुड़े हुए थे, उनको भी पॉलिसीज़ में जो है शामिल किया है, जो पॉलिसी हमारी 2001 की चल रही है। और साथ ही साथ में जो कमेटी है, कमेटी ऑन द स्टेटस वुमेन इन इंडिया, तो ये कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया जो है, इसने अपनी रिपोर्ट में, जो इसकी रिपोर्ट थी, इसका नाम था टुवार्ड्स इक्वलिटी 1974 की ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट ने ये बताया था, और साथ ही साथ में जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वीमेन है 1988 to 2000, तो ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वीमेन और टुवार्ड्स इक्वलिटी 1974, इन दोनों रिपोर्ट और तीसरी श्रम शक्ति रिपोर्ट 1988 की, इन तीनों रिपोर्ट ने मिला करके ये बताया कि इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी भी काफ़ी ज़्यादा गैप है सोसाइटी में, जो गोल्स हैं महिलाओं को लेकर के, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेजिस्लेशन में, पॉलिसीज़ में, प्लान्स में, प्रोग्राम्स में, या अदर जो मैकेनिज्म हैं, उनमें जो गोल्स तय किए गए हैं, उन गोल्स से अभी हम काफ़ी दूर हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको आप राइटिंग के दौरान यूज़ भी कर सकते हैं। कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया टुवार्ड्स इक्वलिटी 1974 ये रिपोर्ट है। दूसरा, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन 1988 से 2000, और द श्रम शक्ति रिपोर्ट 1988 की। तो ये सारी रिपोर्ट जो है ये बताती हैं कि देयर स्टिल एग्जिस्ट अ गैप बिटवीन द गोल्स इनिशिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड मैकेनिज्म। उसके बाद आगे देखिए, जो जेंडर डिस्पैरिटी है, इसके कई सारे स्वरूप आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि लगातार जो फीमेल रेशियो है वो गिरता जा रहा है पिछले कुछ दशकों में। दूसरा, जैसे आप देखेंगे कि महिलाओं को लेकर के कुछ सोशल स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उनके खिलाफ हिंसा की जाती है, डोमेस्टिक लेवल पर भी और सोसाइटल लेवल पर भी। इसके बाद तीसरा, आप जो मैनिफेस्टेशन का स्वरूप देखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल्स मतलब 11 से 18 साल तक की जो बच्चियां हैं वो, और महिलाएं। तो गर्ल चिल्ड्रन हो या एडोलसेंट गर्ल्स हो या वीमेन हो, सभी के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लगातार कंट्री में किया जा रहा है। और कॉजेज़ ऑफ जेंडर इक्वलिटी की, अगर इनइक्वलिटी की बात करें, तो जेंडर इनइक्वलिटी के कॉजेज़ जो हैं वो इनफॉर्मल और फॉर्मल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस पर बेस्ड हैं। मींस कोई प्रैक्टिस फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस के बेस्ड पर जेंडर इक्वलिटी, जो इनइक्वलिटी जो है वो बिहेव की जा रही है सोसाइटी में, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। इसके बाद कहते हैं कि जो एक्सिस ऑफ वीमेन है, तो एक्सिस ऑफ वीमेन स्पेशली आप देखिए शेड्यूल्ड कास्ट हो गई, या शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए, या अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गई, या माइनॉरिटीज़ हो गई, तो इनसे रिलेटेड जो महिलाएं हैं, इनसे संबंधित जो महिलाएं हैं, कमज़ोर वर्ग की महिलाएं, तो और ग्रामीण क्षेत्र की या असंगठित क्षेत्र की महिलाएं, इनको एजुकेशन, हेल्थ और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में पार्टिसिपेशन में काफ़ी पीछे रह रही हैं ये, और इनका पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनएडिक्वेट है, बहुत कम है। और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड रह जा रही हैं, सीमांत रह जा रही हैं, पुअर रह जा रही हैं और सोशली एक्सक्लूडेड। तो मार्जिनलाइज्ड हो रही हैं, पुअर हो रही हैं और सोशली एक्सक्लूडेड हो रही हैं, खास तौर से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं। और कमज़ोर वर्ग में कौन कौन सा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटीज। उसके बाद जो पॉलिसी है उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए कि ये पॉलिसी जो है क्या चाहती है। तो ये चाहती है ब्रिंग अबाउट द एडवांसमेंट, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन टू इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर हैं सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारे सिनेरियो से रिलेटेड, उन सारे ही लोगों के सहयोग से उनके पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहती है, ताकि महिलाओं के लाइफ में जो है एडवांसमेंट, डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट को लाया जा सके। और लाएगी कैसे? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़ बनाएगी, जिससे कि महिलाओं को उनका अपना जो रियल पोटेंशियल है वो रियलाइज़ हो सके। इसके अलावा जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड सिविल, तो सारे ही तरीके के ह्यूमन राइट्स को वो अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएँ। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में उनका इक्वल एक्सेस हो, पार्टिसिपेशन में उनका इक्वल एक्सेस हो हर सिनेरियो में, सोशल में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में। जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द नेशन है, मीन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द नेशन है, इसमें उनका इक्वल एक्सेस
हो पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग को लेकर के। साथ ही साथ में इक्वल एक्सेस टू वुमेन टू हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, करियर एंड वोकेशनल गाइडेंस। मीन्स चाहे उनको वोकेशनल गाइडेंस की बात हो, चाहे करियर की बात हो, हेल्थ केयर और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे बराबर तरीके से फ़ायदा मिलने की बात हो, इक्वल रिमनरेशन की बात हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात हो, सोशल सिक्योरिटी की बात हो या पब्लिक ऑफिसेज की बात हो, इन सारी जगहों पे उनको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करेगी ये पॉलिसी। 5वां टर्म है जो लीगल सिस्टम्स हैं, उन लीगल सिस्टम्स को वीमेन के लिए स्ट्रेंथन करेंगे। स्ट्रेंथनिंग लीगल सिस्टम्स एम्ड एट एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। 6वां पॉइंट है चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। जो सोसाइटल एटीट्यूड्स और कम्युनिटी प्रैक्टिसेस हैं उनमें चेंज ला करके बदलेगी सोसाइटी को, जिससे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट जो है वो सुनिश्चित हो, दोनों का ही, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी। 7वां पॉइंट है क्या पूरा करेगी ये पॉलिसी, मेन स्ट्रीमिंग ए जेंडर पर्सपेक्टिव इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव को मेन स्ट्रीम करेगी। 8वां पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड द गर्ल चाइल्ड। जो हर तरीके की हिंसा का जो भी रूप है, डिस्क्रिमिनेशन का जो भी रूप है, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना है अगेंस्ट द वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड। 9वां पॉइंट है बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप्स विद सिविल सोसाइटी। जो सिविल सोसाइटीज हैं जो काम करती हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके साथ में मिलकर के पार्टनरशिप को बिल्ड करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। उसके बाद देखिए 2016 में भी एक पॉलिसी लाने की कोशिश की गई थी, ड्राफ्ट उसका बनवाया गया है, तो ड्राफ्ट रखा हुआ है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो है बनाया था ये ड्राफ्ट, और इसके लिए इन्होंने जो है एक कमेटी गठित की थी और बनवाया इसलिए था क्योंकि जो नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन है वो 2001 में बनी थी और 15 साल हो गया था इसको बने हुए। तो कुल मिलाकर के ये जो नई पॉलिसी बनाई है, इस नई पॉलिसी की खास बात क्या है, तो ये पॉलिसी जो है वो मोर स्पेशलाइज्ड है और इस सेक्टर स्पेसिफिक मींस जो एक्शंस होंगे उनको लेगी, मोर स्पेशलाइज्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक एक्शंस। उसके बाद में आप देखिए कि भारत, अभी भी आप देखेंगे कि भारत में जो महिलाएं हैं उनको अभी भी फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का इशू का सामना करना पड़ता है, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर्स, राइजिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो इन सारी चीज़ों का अभी भी सामना करना पड़ रहा है, जबकि पर्टिकुलर एफर्ट्स जो हैं वो स्टेट के द्वारा उनके कल्याण के लिए लिए जा रहे हैं और कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए जा चुके भी हैं, फिर भी उन्हें जो है इन सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर्स, राइजिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन। उसके बाद आगे देखिए आप, ये नई पॉलिसी जो है ये एक कदम है, मतलब कदम अब ये देखिए लागू तो नहीं हुई, ड्राफ्ट बना हुआ है। तो ये जो नई पॉलिसी आई थी 2016 में जिसका ड्राफ्ट बनाया गया है, इसकी खास बात ये है कि अभी तक जो महिलाएं हैं वो वेलफेयर सर्विसेज को एक तरीके से अवेल करने वाली थी, जो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उनको अवेल कर रही थी, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन को, उनके इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ किया जाएगा डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, उनके अधिकारों को अच्छे से सुनिश्चित करके। और ये पॉलिसी जो है अगले 15 से 20 साल तक के लिए काम करती, हालांकि अभी लागू नहीं हुई है। की फीचर्स देख लीजिए आपकी क्या हैं इस पॉलिसी के 2016 में जिसका ड्राफ्ट बनाया गया था। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जिस समिति ने बनाई है, समिति को याद रखिएगा, नाम है इसका पैम राजपूत कमेटी। तो पैम राजपूत कमेटी ने जो है इसका ड्राफ्ट बनाया था 2016 की पॉलिसी का, नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016 को पैम राजपूत कमेटी ने बनाया है और इसने अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो 2016 में दी। तो देखिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी। पहला कि महिलाओं के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन। दूसरा सजेशन दिया एन एक्शन प्लान टू रिड्यूस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सर्व्ड एज बेसिस फॉर द पॉलिसी इन लार्ज पार्ट। मीन्स जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। देखिए सरकार इतने सारे स्टेप ले चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी आप देखते होंगे वर्तमान समय में भी महिलाओं के साथ में जो वायलेंस के केसेस हैं वो अभी कम नहीं हो रहे हैं। तीसरा,
प्रीनेटल एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी, ये आज भी जो है एक टॉप कंसर्न का मामला बना हुआ है। प्रीनेटल एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी का मतलब देखिए, मैटरनल मॉर्टेलिटी का मतलब तो ये है कि बच्चे को जन्म देते समय माँ का देहांत हो जाना, ठीक है। और प्रीनेटल का मतलब कि जन्म के पहले ही भ्रूण शिशु के तौर पर ही कन्या की हत्या कर देना, ठीक है। तो प्रीनेटल एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है वो आज भी एक टॉप कंसर्न बना हुआ है। क्योंकि जो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज हैं वो रिमोट और आइसोलेटेड लोकेशंस तक अभी भी पूरी तरीके से नहीं पहुंचाई जा पा रही हैं। चौथा सजेशन क्या दिया था? इन ऑर्डर टू चेंज द फोकस ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम फीमेल स्टेरिलाइजेशन टू मेल स्टेरिलाइजेशन, कि अभी तक क्या है कि फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ के लिए फीमेल स्टेरिलाइजेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं लोग, जैसे नसबंदी, महिलाओं की नसबंदी पर ज़्यादा जोर देते हैं, पुरुष की नसबंदी पर नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को जो है फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग बदला जाए, फीमेल स्टेरिलाइजेशन की जगह मेल स्टेरिलाइजेशन की ओर बढ़ें। इस कमेटी की रिपोर्ट्स, आप जो भी रिकमेंडेशंस हैं इनको ध्यान रखिएगा, इनको लेकर के कभी आपसे यूपीएससी की पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली और पांचवी रिकमेंडेशन दी थी पैम राजपूत कमेटी ने, इट प्लेसेस ए हाई प्रायोरिटी ऑन इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एजेस। जो न्यूट्रिशन है वुमेन का, उनको हर स्तर पर, हर आयु की वुमेन का जो न्यूट्रिशन है उसके लेवल को ठीक किया जाए। एंड स्ट्रेंथिंग गेरियाट्रिक सर्विसेज टू एड्रेस द 8.4% ऑफ द पॉपुलेशन दैट आर वुमेन ओवर 60। और जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, पॉपुलेशन में कुल 8.4% हैं, उनको गेरियाट्रिक सर्विसेज अवेलेबल कराई जाएं। ये जो गैरियाट्रिक सर्विसेज हैं, इनका मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे जब किसी की एज ज़्यादा हो जाती है, इसमें दिया हुआ है ना कि 60 से ऊपर की जो महिलाएं हैं, 60 से ऊपर की जिनकी एज है, 8.4% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी महिलाएं हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं और सोशियोलॉजिक चेंजेस भी होते हैं। तो बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिक और साइकोलॉजिक तीनों तरीके के चेंजेस से रिलेटेड जो काउंसलिंग केयर है एक तरीके से, या फिर जो हेल्थ केयर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड सर्विसेज को बोलते हैं गैरियाट्रिक सर्विसेज, ठीक है। तो ये जेरियाट्रिक या गैरियाट्रिक सर्विसेज जो हैं वो सुनिश्चित कराई जाएं। ऐसे ही ऊपर भी अभी दो टर्म आपने देखे होंगे निकल गए, डी ज्यूरो एंड डी फैक्टो करके था, कि महिलाएं जो है अपने डी ज्यूरो एंड डी फैक्टो दोनों तरह के राइट्स को एंजॉय करें। तो ये डी फैक्टो और डी ज्यूरो दोनों का मतलब ये होता है, जैसे कि डी ज्यूरो का मतलब ये है कि जो अधिकार कानून के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं वो अधिकार, और डी फैक्टो का मतलब जो कानून के द्वारा सुनिश्चित नहीं किए गए हैं पर मानवाधिकारों में वो भी शामिल हैं। जैसे हर चीज़ तो जो है मानव वो कानून के द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो दोनों ही तरीके के पहलुओं पर जो है महिलाएं उनको अच्छी तरीके से अवेल कर सकें। तो पांचवी जो है ये रिकमेंडेशन थी। उसके बाद आगे देखिए, साथ ही साथ में इस रिपोर्ट में पैम राजपूत कमेटी ने ये बोला कि केवल एक्ट पारित कर देना ही पर्याप्त नहीं है महिलाओं के लिए। आप एक्ट पारित करने के अलावा परिवार में, परिवार के सदस्यों और पुरुषों का जो महिलाओं के प्रति व्यवहार है उसमें भी परिवर्तन लाने के लिए कुछ स्टेप उठाइए। और जब आप ये दोनों काम करेंगे, लॉ पास करने के साथ साथ परिवार के लोगों का और पुरुषों का जब बिहेवियर बदलेगा महिलाओं के प्रति, तब जो है उनको सही तरीके से प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो इस तरह से ये पैम राजपूत कमेटी, जिसने 2016 में अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, तो टोटल 5 रिकमेंडेशन थी। आप ध्यान रखिएगा पांचों रिकमेंडेशन को। अभी तक देख लीजिए भारत में महिलाओं से संबंधित कौन कौन से एक्ट जो है पारित किए गए हैं। एक्ट के थ्रू आपको ये भी समझ में आ जाएगा उनसे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, तो ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से आप समझ जाएंगे। तो पहला एक्ट है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। दूसरा है रूल्स अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तीसरा है द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब ये है कि किसी एड में या फिर किसी पोस्टर में या फिर जहाँ पर भी कोई महिला है उसको आप जो है इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। फिर इसी एक्ट के लिए जो रूल बनाए गए हैं वो हैं, पांचवा है द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। आप सोचिए 1987 में ये एक्ट बनाना पड़ा, यानी उस समय तक भी महिलाएं जो है वो सती होती रही होंगी। छठवां है
रूल्स अंडर द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। देखिए जो एक्ट बनते हैं तो एक्ट में क्या प्रोविज़न रहते हैं, उसके बाद फिर अलग से कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से ये चीज़ एक जगह और भी डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे आईटी एक्ट 2000 है। तो आईटी एक्ट 2000 तो है, पर साथ ही साथ में इंटरमीडिएरीज के लिए बार बार रूल भी बनाने पड़ते हैं। जैसे 2011 में रूल बनाए गए, फिर 2021 में रूल बनाए गए। तो उसी तरीके से जो ये एक्ट हैं, इन एक्ट्स के बाद इनको ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ये रूल बनाए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 7वां द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। 8वां द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 9वां जो रूल्स हैं इसके अंदर 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। 10वां स्टेट और यूटी के रूल्स हैं जो बनाए गए हैं प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेकर के 2006 के, और 2006 में ये एक्ट आया था, द प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। उसके बाद आप देखिए द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इसमें जो है जो वर्क प्लेस है उस पर वीमेन के साथ में किसी तरीके की कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक्टिविटी ना हो, तो उसके प्रिवेंशन को भी, प्रोहिबिशन को भी और रिड्रेसल को, तीनों चीज़ों को सुनिश्चित करता ही है ना, जो इंटरनल कमेटीज़, कंप्लेंट कमेटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। उसके बाद इसी एक्ट के अंदर जो है रूल भी बनाए गए हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कि एक हैंडबुक भी है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस को लेकर के। तो इतने एक्ट हैं। अगर स्कीम्स की बात करें तो आप देखिए कि 3 जो है अम्ब्रेला स्कीम दिखाई देंगी आपको इस समय। जो महिला विकास मंत्रालय है, देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसका पूरा नाम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें 3 अम्ब्रेला स्कीम है। पहली है मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति के 2 कंपोनेंट हैं, एक सामर्थ्य है, एक संबल है, ठीक है। तो मिशन का नाम है, जो अम्ब्रेला स्कीम है उसका नाम है मिशन शक्ति, और जो कंपोनेंट है एक का नाम है सामर्थ्य और दूसरे का नाम है संबल। तो सामर्थ्य के अंदर जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, और शक्ति सदन जो है इसके अंदर उज्ज्वला और स्वाधार गृह जैसी योजना है, और सखी निवास और नेशनल क्रेच स्कीम, ठीक है। तो मिशन शक्ति अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर जो है 4 पार्ट हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास और नेशनल क्रेच स्कीम। और जो शक्ति सदन है इसके अंदर 2 स्कीम आपको मिल जाएंगी, उज्ज्वला और स्वाधार गृह। और उसके बाद जो सखी निवास है इसके अंदर एक स्कीम है वर्किंग वीमेन हॉस्टल की, ठीक है। उसके बाद जो इसका संबल कंपोनेंट है, इस संबल कंपोनेंट को आप देखिए, इसमें भी 4 पार्ट हैं। निर्भया प्रोजेक्ट्स, देखिए 2012 के बाद एक निर्भया फंड भी बनाया गया था, और उस निर्भया फंड के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो उन्हीं को कहते हैं निर्भया प्रोजेक्ट। तो निर्भया प्रोजेक्ट्स, और इस निर्भया प्रोजेक्ट के अंदर ही ये वन स्टॉप सेंटर आते हैं, ठीक है। ये निर्भया प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके अंदर ही वन स्टॉप सेंटर भी आते हैं। तो निर्भया प्रोजेक्ट्स, वन स्टॉप सेंटर, वीमेन हेल्पलाइन, और इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये संबल के अंदर। और ये पूरे जो दोनों कंपोनेंट के अंदर आप देख रहे होंगे जो 8 पहल हैं, ये 8 पहल मिशन शक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मिशन शक्ति जो है वो एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह काम करती है। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक है सामर्थ्य और एक है संबल। सामर्थ्य में 4 स्कीम और 4 स्टेप्स हैं, और जो संबल है, संबल में 4 स्टेप्स हैं। उसके बाद आप आगे देखिए, दूसरी अम्ब्रेला स्कीम है मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य के अंदर जो है आपको 4 स्कीम दिखाई देंगी। कौन कौन सी? चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जिसके अंदर आप देखेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ठीक है। दूसरा है एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा मिसिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे खो जाते हैं उनको ढूंढना। और चौथा जननी सुरक्षा योजना, मिशन वात्सल्य के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो अम्ब्रेला स्कीम है तीसरी, वो है मिशन पोषण। तो मिशन पोषण के अंदर जो पोषण अभियान है उसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं? पोषण अभियान है खुद, आंगनवाड़ी की सेवाएं हैं, और इसके बाद में जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए स्कीम्स हैं। 11 से 18 साल की बच्चियों को जो है एडोलसेंट गर्ल की कैटेगरी में रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर इकोनॉमिकल सपोर्ट की आप बात करें तो निर्भया फंड के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, और साथ में एक कोष बना हुआ है राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है। तो यहाँ से जो है इकोनॉमिकली सपोर्ट भी किया जाता है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर, कि राष्ट्रीय महिला आयोग को देख लीजिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर आप बात करें तो जो कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया थी, जिसकी रिपोर्ट की अभी ऊपर भी हम लोगों ने बात की है
कि उसने बताया कि अभी बहुत ज़्यादा गैप है, 1974 की रिपोर्ट थी उसकी, टुवार्ड्स इनइक्वालिटी, तो उसी की बात कर रहे हैं। द कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया ने रिकमेंड किया 2 दशक पहले कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है बनाया जाए, ताकि सर्विलांस किया जा सके और शिकायतों का निवारण किया जा सके, मीन्स निरीक्षण मॉनिटर किया जा सके, शिकायतों का जो है निपटारा किया जा सके, और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वीमेन है इसको एक्सेलरेट किया जा सके। उसके बाद आप देखिए कि आगे कुछ कई सारी कमेटी कमीशन ऐसे इस तरीके से आते रहे। फाइनली नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन, इसने भी रिकमेंड किया कि महिलाओं के लिए अलग से एक बॉडी जो है अपेक्स बॉडी बनानी चाहिए। तो 2 जो रिकमेंडेशन हो गई, ठीक है। पहली किसकी रिकमेंडेशन, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया की, दूसरी रिकमेंडेशन नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन की। जो पर्सपेक्टिव प्लान था ये 12 सालों के लिए था, 1988 से 2000 तक के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा 2001 में फिर से पॉलिसी आ गई थी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ज़रा सा कि 1990 के दशक में जो है सरकार ने एनजीओ, सोशल वर्कर और एक्सपर्ट के साथ में कंसल्टेशन किया और 1990 में जो है लोकसभा में बिल को प्रस्तुत कर दिया गया। उसके बाद जो HRD मिनिस्ट्री है उसने कई सारी कॉन्फ्रेंस कराई। कॉन्फ्रेंस कराने के बाद जनता से सजेशन लिए और जनता से कई सजेशन लेकर के एडिशनल कुछ प्रोविज़न जोड़े गए जो ड्राफ्ट पहले इशू किया गया था उसमें। और जो नेशनल वुमेन कमीशन है उसको पावर ऑफ सिविल कोर्ट जो है वो प्रोविज़न किया गया कि इसको पावर ऑफ सिविल कोर्ट दे दी गई। फाइनली 30 अगस्त 1990 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, मींस प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर कर दिए और 30 अगस्त 1990 को ये एक्ट जो है, मींस जो बिल था वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया। पहला कमीशन, लेकिन आप देखिए कि प्रेसिडेंट के साइन करने के 2 साल बाद पहला कमीशन जो है गठित किया गया। ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए कभी कोई स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने वाला अगर मिले तो। पहला कमीशन 31 जनवरी 1992 को मिस जयंती पटनायक को एज ए चेयरपर्सन रख करके बनाया गया। इसके बाद जो है चेयरपर्सन के नाम आएंगे आगे कुछ कमीशन के, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, पर एक बार नाम सुन लीजिए, कभी बाई चांस जो है कहीं कोई नाम मिल जाता है। तो दूसरा कमीशन जो है, अब अच्छा देखिए कमीशन के कार्यकाल के बारे में कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आप देखेंगे टाइम पीरियड में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो 1992 में पहला कमीशन बनाया गया। एक्ट कब पारित हुआ, 1990 में, ठीक है। मीन्स जो बिल है वो पारित हो गया तो 1990 में एक्ट बन गया था। 1992 में पहला कमीशन बना, मिसेस जयंती पटनायक उसकी अध्यक्ष थी। उसके बाद में दूसरा कमीशन 1995 में बना जिसको डॉक्टर मोहिनी गिरी जिसकी अध्यक्ष थी। तीसरा कमीशन 1999 में बना जिसमें विभा पार्थ सारथी ये अध्यक्ष थी। चौथा कमीशन बना 2002 में, इसमें डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी ये अध्यक्ष थी। पांचवा कमीशन 2005 में बना जिसमें गिरिजा व्यास, डॉक्टर गिरिजा व्यास अध्यक्ष रही हैं। छठवां कमीशन 2011 में बना जिसमें मिसेस ममता शर्मा ये अध्यक्ष रहीं। सातवां कमीशन 2014 में बना जिसमें ललिता कुमार मंगलम ये अध्यक्ष रहीं। फाइनली आप देखिए कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये एक सांविधिक संस्था है जो 1992 के एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के अंतर्गत बनाई गई है, ठीक है। और वो एक्ट कौन सा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। और इसके काम क्या हैं, तो देखिए इसका पहला काम था रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वीमेन। जो वीमेंस हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स का रिव्यू करना। दूसरा इसके लिए क्या था, रिकमेंड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, मीन्स कहाँ कहाँ कानून में बदलाव किए जा सकते हैं। तीसरा फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। और चौथा एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वीमेन। तो ये इस पर्पज़ से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को सेटअप किया गया था। बाकी आगे इसको जो एक्ट है इसमें इसको कई सारे काम दिए गए हैं और अपने मैंडेट में रहते हुए कमीशन ने कई सारे स्टेप्स उठाए। सबसे बड़ी बात, कमीशन ने जो है सारे स्टेट और यूटीज़ को विजिट किया लक्षद्वीप को छोड़कर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी के सारे स्टेट्स और यूटी को कमीशन ने विजिट किया और जेंडर प्रोफाइल तैयार किया। और जेंडर प्रोफाइल तैयार करने के बाद उन्हें पता चला कि क्या क्या इशूज़ रिलेटेड हैं महिलाओं से और महिलाओं की क्या स्थिति है और उनके एम्पावरमेंट के लिए फ्यूचर में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। कई सारे केसेस का जो है स्वतः संज्ञान भी लिया। देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो सुओ मोटो मीन्स स्वतः संज्ञान भी ले सकता है कुछ मामलों का, जैसा वो उचित समझेगा। आगे जो है अभी मैंडेट देखेंगे इसका तो उसमें हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो लीगल अवेयरनेस है उसको भी स्प्रेड करने के प्रोग्राम्स, या फिर पारिवारिक महिला लोक अदालत को लेकर के
इसके अलावा और भी जो कानून हैं उन कानूनों की भी जो है उनका भी रिव्यू किया इस कमीशन ने। इसके अलावा जो लॉज हैं उनमें कौन कौन से लॉज का रिव्यू किया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, पीएनडीटी एक्ट 1994। ये देखिए पीएनडीटी एक्ट जो है इसमें अभी सुधार प्रस्तावित है, मानसून सत्र में अभी सरकार ने प्रस्तावित कर रखा है। इंडियन पेनल कोड 1860, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, इसका भी मीन्स अपने खुद जिस एक्ट से ये बॉडी बनी थी उसको भी रिव्यू किया। ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए अगर कभी स्टेटमेंट आपको मिलता है, ताकि जो प्रोविजंस हैं उनको मोर स्ट्रिंजेंट एंड इफेक्टिव बनाया जा सके। इसके अलावा इसने कई तरह की वर्कशॉप भी आयोजित की, कंसल्टेशंस किए और कई एक्सपर्ट कमेटीज़ भी बनाई, ताकि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वुमेन का उनको सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा जेंडर अवेयरनेस के लिए कई जो है वर्कशॉप्स आयोजित की, और साथ ही साथ में कई पब्लिसिटी कैंपेन कैंपेन जो है वो भी चला करके पब्लिसिटी करने की कोशिश की। जो फीमेल फोर्टिसाइड है, जो भ्रूण हत्या होती है महिलाओं की, तो उस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए या फिर उनके खिलाफ जो हिंसा होती है उस हिंसा को रोकने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। अगर इसके मैंडेट की बात करें, देखिए बनता क्या है, इसकी संरचना क्या है, तो इसकी संरचना जो एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, इसके सेक्शन 3 में दी गई है। और ये क्या संरचना है, जो केंद्र सरकार है वो इसका गठन करेगी। और कैसे गठन करेगी, तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, और जो अध्यक्ष होगा कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, जो महिला कल्याण के लिए काम करने की चेष्टा रखता हो या इच्छा रखता हो, ऐसा एक अध्यक्ष होगा। देखिए इस पूरे एक्ट में ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि नेशनल वुमेन फॉर कमीशन में अध्यक्ष या सदस्य जो है वो महिलाएं ही हो सकती हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो सदस्य के तौर पर एक सबसे पहले जो पुरुष सदस्य इसमें जोड़े गए थे, तो वो आलोक रावत करके एक कैंडिडेट हैं। ये भी आप ध्यान रखने जैसा कुछ नहीं, लेकिन आपको बता दिया हमने, ठीक है, ताकि जो एक मेमोरी में आपके बना रहे कि स्टेटमेंट कभी अचानक से मिले तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो एक अध्यक्ष रहेगा इसमें, और वो अध्यक्ष जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होगा। इसके अलावा 5 सदस्य रहेंगे, और वो 5 सदस्य भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी। और ये सारे सदस्य जो हैं पर्सन्स ऑफ एबिलिटी और इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन लॉ और लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियनिज्म, मैनेजमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री, पोटेंशियल ऑफ वुमेन्स वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स कुल मिला के ये है कि एक्सपीरियंस्ड हो इन सेक्टर में। इनको आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और कम से कम एक मेंबर जो है वो SC और ST से रखना है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से एक मेंबर का रहना कंपलसरी है। इसके अलावा एक जो है सदस्य भी एक मेंबर सेक्रेटरी रहेगा जिसको नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए जितने भी लोग इसमें रिक्रूट किए जाएंगे वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी। और ये जो मेंबर सेक्रेटरी रिक्रूट किया जाएगा इसके ऊपर भी कुछ शर्तें लगी, रिक्रूट तो करेगी गवर्नमेंट, लेकिन या तो एक्सपर्ट हो कौन कौन से फील्ड का, मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या फिर सोशियोलॉजिकल मूवमेंट का, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर हो सकता है जो सिविल सर्विस ऑफ यूनियन का मेंबर हो, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर हो सकता है, मीन्स ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ऑल इंडिया सर्विस का हिस्सा हो, या एक सिविल पोस्ट हो उसके पास में अंडर द यूनियन, एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस के साथ। ऐसे नहीं कि अभी रिक्रूट हुआ तुरंत ही आपने उसको ला दिया। अगर कमीशन के कार्यों की बात करें तो सेक्शन 10 है इस एक्ट का, वो कमीशन के कार्यों के बारे में बताता है। तो देख लीजिए क्या क्या है कार्य। तो वैसे तो देखिए कार्य कई हैं पॉइंट वाइज, अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो उसको आप जो है रोक के देख लीजिएगा। वास्तव में देखिए इसको पावर ऑफ सिविल कोर्ट हैं सारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को। तो ये किसी को बुला सकता है, किसी मैटर में इंक्वायरी कर सकता है, किसी मामले का संज्ञान भी ले सकता है। संज्ञान लेने के अलावा रिकमेंडेशन भी दे सकता है सरकारों को, दोनों ही सरकारों को। देखिए ये रिकमेंडेशन जो है केंद्र सरकार को भी दे सकता है, राज्य सरकारों को भी दे सकता है, ठीक है। अगर केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन देता है ये कमीशन, तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन रिकमेंडेशंस से रिलेटेड रिपोर्ट को और क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या एक्शन लिए सरकार ने उन रिकमेंडेशंस को लेकर के, इसकी प्रस्तुति संसद के दोनों सदनों में सरकार को करनी पड़ती है। मीन्स जो रिकमेंडेशन की रिपोर्ट होगी उसको प्रस्तुत करना है, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी प्रस्तुत करना पड़ेगा कि क्या क्या सरकार ने एक्शन लिए उन रिकमेंडेशंस पर, और अगर एक्शन नहीं लिया है किसी रिकमेंडेशन पर तो इसका कारण बताना पड़ेगा कि रिकमेंडेशन पर एक्शन क्यों नहीं लिया। इसके अलावा आप देखिए कि अगर मान लीजिए किसी राज्य से संबंधित मामला है, महिलाओं से संबंधित, तो ऐसी स्थिति में
जो आयोग है वो एक कॉपी उस स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजेगा, और वैसे ही उस स्टेट गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने यहाँ विधानसभा में उस रिपोर्ट को, रिकमेंडेशन को प्रस्तुत करे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी प्रस्तुत करे कि जो रिकमेंडेशन दी महिला आयोग ने उन पर उसने क्या कार्यवाही की, और अगर कार्यवाही नहीं की किसी रिकमेंडेशन पर तो उसका कारण बताए। इसके अलावा समय कोई निश्चित नहीं है कि कब रिकमेंडेशन देगा या कब रिपोर्ट देगा। जब उचित समझेगा आयोग तब जो है वो रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दोनों ही दे सकता है सरकार को। तो ये आप देख रहे होंगे, यही सारे पॉइंट्स जो है इसमें लिखे हुए हैं, और ये ध्यान रखिएगा यूनियन और स्टेट दोनों को ही जो है रिकमेंडेशन ये दे सकता है। सुओ मोटो भी, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है घटनाओं का। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आगे इसको कोई मैटर बताया जाए जिसमें इसे मतलब इससे कहा जाए कि आप इसको लेकर के सुझाव दीजिए, तो उस मैटर को लेकर भी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो काम कर सकता है। दूसरा एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, स्वतः संज्ञान किन किन चीज़ों का ले सकता है ये देख लीजिए आप, कि अगर कोई महिला जो है अपने अधिकारों से वंचित हो रही है कहीं, तो उसका स्वतः संज्ञान ले सकता है। अगर कहीं लॉ जो इनेक्ट हो चुका है, मींस लॉ जो है एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन को ठीक से कहीं नहीं किया जा रहा है, तो उस मामले में भी जो है स्वतः संज्ञान ले सकती है महिलाओं से संबंधित। तीसरा, जो पॉलिसी डिसीजंस हैं या गाइडलाइंस हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका काम है महिलाओं के लिए हार्डशिप्स यानी कठिनाइयों को कम करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करके महिलाओं को राहत पहुंचाना, ऐसी पॉलिसी डिसीजंस, गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन का अगर कहीं पालन नहीं हो रहा है तो ऐसे मामलों में जो है स्वतः संज्ञान ले सकती है ये संस्था। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित किसी मुद्दे को लेकर के स्पेशल स्टडीज़ और इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है कंडक्ट करा सकती है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। इसके अलावा जो है प्रमोशनल और एजुकेशनल रिसर्च को भी जो है अपने अंडर ले सकती है, या फिर जो है किसी तरीके का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या एजुकेशनल प्रोग्राम अरेंज कराना चाहे तो ये कमीशन करा सकता है महिलाओं के लिए सारे स्फेयर्स में, इन ऑल स्फेयर्स एंड आइडेंटिफाई फैक्टर्स। ठीक है। 9वां पॉइंट आप देखिए, पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस। अगर मान लीजिए कुछ महिलाओं के लिए जो है कुछ योजना बना रही है सरकार, तो उसमें इनसे पार्टिसिपेशन, ये मतलब पार्टिसिपेट कर सकती है संस्था उसमें और उनको एडवाइस करेगी। 10वां पॉइंट, इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। क्या प्रोग्रेस रही है इसको भी इवेल्युएट करता है ये आयोग, स्टेट में भी और यूनियन में भी। इसके अलावा 11वां पॉइंट, इंस्पेक्ट और कॉज टू इंस्पेक्टेड जेल रिमांड, मीन्स ऐसी कोई जगह जहाँ महिलाओं को रखा गया है बंद करके किसी कारणवश, तो ऐसी जगहों का कभी भी इंस्पेक्शन कर सकती है। इसको लेकर भी जो है कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को कोई किसी तरीके का रिकमेंडेशन दे सकती है। बस ये बात याद रखिएगा कि बाध्यकारी होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बाध्यकारी नहीं है इनकी अनुशंसाएँ, लेकिन अगर आप कार्यवाही नहीं करते इनकी अनुशंसाओं पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कार्यवाही क्यों नहीं की, इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो है फंड की भी मांग ये संस्था कर सकती है, मीन्स ये आयोग जो है फंड भी मांग सकता है, अगर किसी मतलब फंड को सुनिश्चित करने के लिए कह सकता है सरकार से, अगर कोई लार्ज कम्युनिटी ऑफ वीमेन जो है वो अफेक्टेड हो रही है किसी मैटर को लेकर के। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसके लिए पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी बनाने का काम करता है ये आयोग। मेक पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर पर्टेनिंग टू वुमेन एंड पर्टिकुलर वेरियस डिफिकल्टीज अंडर विच वुमेन टॉयल, जिसमें महिलाओं को संघर्ष करना पड़ रहा हो ऐसी किसी सिचुएशन को लेकर के पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी बनाता है ये आयोग। 14वां देख लीजिए ज़रा सा, कि एनी अदर मैटर विच में बी रिफर्ड टू इट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर केंद्र सरकार इसको कोई मामला देती है आयोग को तो उस पर भी जो है ये आयोग अपनी अनुशंसाएँ दे सकता है। उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सदन में हमने आपको बता दिया है कि दोनों सदन में प्रस्तुत करना पड़ेगा, और एक्शन क्या लिए गए हैं या क्या प्रस्तावित एक्शन है या फिर जो है नहीं लिए हैं तो क्या रीजन है, ये जो है राज्यों को भी और केंद्र सरकार को दोनों को ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके पास में जो है पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, तो हमने आपको बता दिया है किसी को बुला सकता है, किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को जो है अगर चाहिए उसको तो मंगा सकता है, कहीं कोई एविडेंस इकट्ठा करना है तो इकट्ठा करने के लिए कह सकता है, किसी सरकारी कोर्ट या ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो मंगवा सकता है, किसी एग्ज़ाम मतलब जो विटनेसेस आते हैं या डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स के
सत्यापन के लिए जो व्यवस्था करनी है वो कर सकता है, एग्जामिनेशन कराना हो तो करा सकता है। इसके अलावा और कोई मैटर अगर इसको प्रेस्क्राइब किया जाए। अब बात कर लेते हैं जो स्कीम्स हैं महिलाओं को लेकर के चलाई गई हैं, तो इन स्कीम्स के बारे में आप बात कर लिए कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो कई स्कीम चलाई, ऊपर हालांकि हम लोगों ने देखा तो आप पहली देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इसको हरियाणा से जो है भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015 से। और ये करती क्या है, तो गारंटी द सर्वाइवल सेफ्टी एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, इसको प्रमोट करने का काम करती है। और जो अनइक्वल सेक्स रेशियो है इसको कम करने का प्रयास करती है, सोशल अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करती है। और जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं उनका प्रभाव और ज़्यादा हो समाज में महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, तो ये इसके जो है लक्ष्य हैं। आप अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, तो ऑब्जेक्टिव्स में आप देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, अदर मेथड्स ऑफ सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, मीन्स किसी भी तरीके से अगर कहीं पे चाहे पैदा होने के पहले या पैदा होने के बाद किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगर हैं तो उनको एलिमिनेट करने का लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है इस योजना का। दूसरा, सेफ गार्डिंग द सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तीसरा है प्रमोटिंग एजुकेशन एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। देखिए अभी यहाँ पे जो है स्कीम को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पहले ही हो गया है डिस्कस करते करते। तो स्कीम्स के लिए फर्दर जो है अलग कोई जिसमें ठीक से स्कीम्स को लंबे से मतलब सारे प्रोविज़न के साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल एक बार देख लीजिए आप सारा सिनेरियो, जैसे मेंस वगैरह के आंसर राइटिंग करने के लिए अगर कोई देख रहा होगा तो उसको थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी आप लोगों को भी एक आउटलाइन बन जाएगी और ख़ुद से भी आप जो है देख सकते हैं। देखिए काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी जो है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया जा सकता है क्योंकि वीडियो आप देखते हैं कि काफ़ी कवर करने के बाद और तेज़ी से कवर करते हैं फिर भी जो है टाइम काफ़ी हो जाता है ना। वर्किंग वीमेन हॉस्टल स्कीम, तो वर्किंग वीमेन हॉस्टल स्कीम में आप देखिए कि जो वर्किंग वीमेन है उनके लिए हॉस्टल में रहने की व्यवस्था को लेकर ये स्कीम है। इसमें जो है हॉस्टल बनाए भी जाते हैं, नए जो ट्रेनीज हैं उनको अलाउ किया जाता है हॉस्टल्स में रहने के लिए। तो ये आप सारे पॉइंट्स देख रहे होंगे, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरी स्कीम वन स्टॉप सेंटर स्कीम। तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम हमने आपको ऊपर ही बताया था, निर्भया फंड से रिलेटेड बनाई जाती है। अगर कोई महिला जो है वायलेंस से अफेक्टेड है चाहे प्राइवेट में या पब्लिक स्पेस में, उसके लिए जो है ये हेल्प का काम करता है। तुरंत इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है, इमीडिएट एंड इमरजेंसी असिस्टेंस। और एक ही छत के नीचे कई तरीके की सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे मेडिकल सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज हैं, साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, काउंसलिंग सपोर्ट है। तो ये सब जो है वन स्टॉप सेंटर पर ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। और वन स्टॉप सेंटर जो है वो फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसके लिए बनाया गया है। तीसरा आप देखेंगे वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, तो आपको पता ही 2015 से लॉन्च की, नंबर है 18124/7, जो इस पर कॉल करके आप कोई भी हेल्प ले सकता है पूरे देश के किसी भी राज्य और किसी भी यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा आप देखिए महिला पुलिस वॉलंटियर्स स्कीम, इसको 2016 में लाया गया और ये जो है गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर के लेकर के आया था, ठीक है। और इसका जो टारगेट है वो क्या है कि पुलिस की जो है ऐसे क्राइम केसेस अगर कहीं हैं तो उन तक पहुंच हो सके। इसमें जो महिला वॉलंटियर आप देखेंगे, महिला पुलिस वॉलंटियर है, ये एक तरीके से लाइजन ऑफिसर की तरह, मींस बीच की एक कड़ी की तरह काम करती है। कोई जो पीड़ित महिला है और पुलिस दोनों के बीच में एक कड़ी की तरह काम करती है महिला पुलिस वॉलंटियर। तो इस उद्देश्य से जो है ये स्कीम लाई गई थी। अब इसमें केसेस कुछ भी हो सकते हैं, डाउरी हैरेसमेंट का केस हो सकता है, चाइल्ड मैरिज का केस हो सकता है, डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है। उसके बाद ये स्वाधार गृह योजना जो ऊपर हम लोगों ने देखी थी, तो ये 2018 में लाई गई। और ये स्वाधार गृह जो है ये क्या करती है, महिलाओं को हाउसिंग, फूड और क्लोथ की अमेनिटीज़ को अवेलेबल कराती, मीन्स ये सुविधाएँ देगी। साथ ही साथ में लीगल सपोर्ट भी दिलवाती है ताकि महिलाएँ जो है वो अपने आप को सोसाइटी के साथ रीइंटीग्रेट कर सकें। उसके बाद आप देखिए सातवां जो है स्टेप, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो पहले ये 1986-87 से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अच्छा, स्टेप प्रोग्राम को आप याद रखिएगा कि एक स्टेप नाम का प्रोग्राम जो है इसरो के भी इनिशियल प्रोग्राम्स में से था। पहला प्रोग्राम जो है वो स्टेप ही था, आप उसको सर्च करके देखिएगा इसरो का स्टेप प्रोग्राम क्या है। हम लोगों ने अपने स्पेस टेक्नोलॉजी के डिस्कशन में काफ़ी डिटेल से डिस्कस की हैं सारी चीज़ें, है ना। तो सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। और दिसंबर 2014 में इसको दोबारा से एक बार पुनर्संशोधित किया गया और महिलाओं को काम और रोज़गार और ट्रेनिंग, ये दोनों ही चीज़ें जो है उपलब्ध कराने का काम करती है। तो इसको आप देख लीजिएगा।
इसमें फंड भी दिया जाता है कई सारी संस्थाओं को कि वो महिलाओं को ट्रेन करें और रोज़गार उपलब्ध कराएं। महिला शक्ति केंद्र आप देख लीजिए, ये 2017 में ये योजना जो है वो लॉन्च की गई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और इसका काम क्या है, ऑफर वीमेन कन्वर्जेंट सपोर्ट सर्विसेज एट वन लोकेशन सो दे कैन ग्रो देयर टैलेंट्स, फाइंड वर्क एंड इम्प्रूव देयर डिजिटल लिटरेसी। तो ये महिला शक्ति केंद्र जो है वो डिजिटल लिटरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए है महिलाओं में, और अपने टैलेंट को निखारें और आगे जो है अपने लिए काम ढूंढें। और ये जो महिला शक्ति केंद्र हैं ये फेडरल, स्टेट और लोकल लेवल मींस जो है केंद्र के स्तर पर भी, राज्यों के स्तर पर भी और लोकल लेवल पर सब जगह पर हैं। अभी वर्तमान में इस समय 920 महिला शक्ति केंद्र हैं और मुख्यतया जो 115 डिस्ट्रिक्ट जो हाईएस्ट पॉवर्टी लेवल्स के साथ डील करते हैं महिलाओं को लेकर के, तो वहाँ पर जो है ये 920 महिला शक्ति केंद्र जो है खोले गए। यही सरकार का लक्ष्य है कि 115 जो हाईएस्ट पॉवर्टी लेवल वाले ज़िले हैं यहाँ तक जो है यहाँ पे इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद 9वीं स्कीम आप देखिए, नेशनल क्रच स्कीम, राजीव गांधी नेशनल क्रच स्कीम, इसको 2006 में लाया गया था। और ये स्कीम जो है, जो लोग महिलाएं काम करती हैं लेकिन बच्चे को लेके नहीं जा सकती हैं तो वो अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती हैं, तो बच्चे के लिए वहाँ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही साथ में जो माता पिता हैं उनको भी बच्चों के पोषण के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है, और बच्चे जो हैं उनके फिजिकल, सोशल और होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के ये नेशनल क्रच जो है काम करता है। जिस दिन में काम पे गई अपने बच्चे को छोड़ के चली गई तो दिन भर बच्चा वहाँ रहता है। उसके बाद 10वीं है उज्ज्वला स्कीम। ये उज्ज्वला स्कीम को लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा, सिलेंडर वाली नहीं है। ये उज्ज्वला स्कीम है सेक्स ट्रैफिकिंग, जो लोग ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाती हैं जो महिलाएं, उनको लेकर के है। तो ये दिसंबर 2007 में लाई गई थी उज्ज्वला स्कीम, और इसका काम क्या है, टू सप्रेस ट्रैफिकिंग एंड रिट्रीव, ट्रीट एंड री इंटीग्रेट सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड सर्वाइवर्स ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसमें मोस्टली सरकार जो है वो NGOs के थ्रू हेल्प करती है ऐसी महिलाओं की, उनको जो है डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाती है, डायरेक्ट रिलीफ और बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देख लीजिए, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक बात ध्यान रखिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों के बीच में हिस्सा बटा रहता है योजना में, जो भी खर्च आएगा उस पर। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें 100% खर्चा जो है वो सरकार ही करती है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कैश ट्रांसफ़र की स्कीम है, और 2017 से इसको लागू किया गया। और है किसके लिए, तो ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, दूध पिलाने वाली माताएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना है। पर इसमें कुछ महिलाएं शामिल नहीं भी होंगी, ऐसी महिलाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रही हैं, या PSU में नौकरी कर रही हैं, या फिर जो है किसी और तरीके की अन्य योजना में उन्हें बेनिफिट मिल चुका है। कुल मिला के देखिए सरकार का लक्ष्य क्या है कि महिला को अधिकतम 6,000 रुपये तक की जो है सहायता सुनिश्चित की जाए 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो ये जो मातृ वंदना योजना है 5,000 रुपये इसके अंदर दिया जाता है। इसके अलावा एक जननी सुरक्षा योजना है, 1,000 रुपये जो है उसके अंतर्गत सरकार जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है चाइल्ड की, मीन्स किसी अस्पताल में जब डिलीवरी होती है बजाय घर के, तो फिर ऐसे में 1,000 रुपये उसको वहाँ पे जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, भी आप ध्यान रखिएगा। और इससे जो है न्यूट्रिशन और हेल्थ को जो है सुनिश्चित किया जाता है। तो इस तरीके से इतना जो है कुल मिला के अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं। जैसे आप इनको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको आप खुद ही पॉज करके देख लीजिएगा। सारे पॉइंट्स जो हैं जैसे एम्पावर वुमेन, प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड सेफ्टी, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। उसका लास्ट में एक चीज़ और देख लीजिए पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया जाता है। स्टेट के लेवल पे भी ऐसा जो है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बना है, और ये बनता है पॉक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 43-44 के अंदर। और ये जो है एक तरीके से मॉनिटरिंग अथॉरिटी के तौर पर काम करते हैं दोनों ही। अगर कहीं किसी तरीके का कोई स्पेसिफिक केस है तो इसको ये खुद भी उठा सकते हैं, पर वो केस जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए। बाकी पॉक्सो एक्ट के लिए हम लोग जो है पहले थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि पॉक्सो एक्ट ये प्रावधान करता है कि 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी या पेनिट्रेटिव सेक्स जो है वो अपराध है, भले ही उस बच्चे की सहमति क्यों ना हो। क्योंकि सरकार ये मानती है कि वो बच्चा मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, उसको आप मेंटली मैनिपुलेट
कर सकते हैं, तो इसलिए जो है आप अपराधी ही रहेंगे, भले उसकी सहमति हो या ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट और नेशनल दोनों लेवल पर जो है एक कमीशन बना हुआ है और मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है, और स्पेसिफिक केसेस को जो है ये कभी भी अपने आप से उन पर रिपोर्ट मंगा सकता है रिव्यू करने के लिए, जो कोई केस मान लो चल रहा है तो। इसके अलावा जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए भी काम करता है, और जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का भी काम करता है। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो यहीं तक रहेगी, समाप्त होती है। और अगर इसकी पीडीएफ किसी को चाहिए है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आप बोलेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे जो है वो पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, और आप जो है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आप जो है इसको देख करके अपना कम से कम जो है सेल्फ नोट्स तो बना ही सकते हो। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन कवर करते हैं सारी चीज़ें, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कम से कम जो है अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और आगे आपका कोई सजेशन है या फिर कोई जो है सुधार चाहते हैं या कोई मदद चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि तुरंत जो है कमेंट बॉक्स से मैसेज नहीं देख पाते हैं, तो अगर कभी आप ऐसा करते हैं और जब देखेंगे तो फिर जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मेल आईडी है, वैसे आप देखेंगे तो मेल आईडी पे आप अपना मैटर या फिर आपको जो भी हेल्प चाहिए आप उसके रिगार्डिंग मेल कर सकते हो। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।